प्यारे विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध का व्यक्तित्व व कृतित्व। आज का व्याख्यान इन दो बिंदुओं पर आधारित है। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आपने अब तक निश्चित रूप से सुना होगा। वे मध्य प्रदेश से आते थे, यानी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और आगे उनका जो जीवन था वो संघर्षों से और विरोधों से भरा रहा था, यानी परिस्थितियां अलग अलग तरह की रही थी। उन्होंने मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आदि अनेक आधुनिक विचारधाराओं का अध्ययन किया था और जब हम उनके काव्यों का अध्ययन करते हैं तो वो जो उनका प्रभाव है उनके जीवन पर, इन विचारधाराओं का, वो स्पष्ट उनकी कविताओं में दिखाई भी देता है। पहली बार 1943 में आज्ञे की जो तार सप्तक संग्रह था उसमें उनकी कविताएं सबसे पहले सामने आए। वे केवल कविताओं तक ही सीमित साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि विधाओं में भी उन्होंने लिखा। इसके अलावा वो कला, संस्कृति, समाज, राजनीति आदि से संबंधित अनेक लेख भी वो लिखते थे। उनकी कविताओं में जो संग्रह हैं उनमें चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा शीर्षक भूरी भूरी खाक धूल, इस शीर्षक से भी उनके कविता संग्रह छपे हैं। उनके कहानी संग्रह भी हैं, 2 कहानी संग्रह हैं उनके, और विपात्र नाम का उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है। आलोचनात्मक कृति में कामायनी एक पुनर्विचार और नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये उनकी आलोचनात्मक कृतियां भी हैं। सारी रचनाओं को यदि हम एक साथ इनके पढ़ना चाहें तो मुक्तिबोध रचनावली के नाम से कुल 6 खंडों में जो कुछ भी इनकी, जितना कुछ इनका, जो भी इनकी रचनाएं हैं वो सब इन 6 खंडों में समाहित की गई हैं। यहाँ पर हम उनके काव्य की बात करते हैं, उनके कृतित्व की बात करते हैं। काव्यगत विशेषताएं यदि हम खोजना चाहें तो मुक्तिबोध का काव्य, क्योंकि वो स्वयं, उनका जो व्यक्तित्व है, कवि व्यक्तित्व, वो जटिल है। ज्ञान और संवेदना के संश्लिष्ट स्तर से युगीन प्रभावों का ग्रहण करके प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी कविताएं विशेष सशक्त हैं। मुक्तिबोध ने अधिकतर लंबी नाटकीय कविताएं लिखी हैं जिनमें समसामयिक समाज और उनमें पलने वाले अंतर्द्वंद्व और उन अंतर्द्वंद्वों के द्वारा उत्पन्न भय, संत्रांस, आक्रोश, विद्रोह, संघर्ष आदि के विविध रूपों को उन्होंने चित्रित किया है। मुक्तिबोध की कविताओं में संपूर्ण परिवेश के बीच अपने आप को खोजने और पाने को ही नहीं, संपूर्ण परिवेश के साथ अपने आप को बदलने की प्रक्रिया का भी बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। इस पर मुक्तिबोध की कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की हम कहानी कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उनके अग्रणी कवियों में से एक थे। यानी नई कविता के जो अग्रणी कवि हैं उनमें मुक्तिबोध का नाम हम ले सकते हैं। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों
यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक विषमताओं पर लगातार उन्होंने लिखा है। उनके बारे में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। बहुत ही सीमित शब्दों में शमशेर बहादुर सिंह ने इनके कृतित्व के बारे में लिख दिया है। काव्य शिल्प को यदि हम खोजें तो मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि तो हैं ही, उनकी संवेदना और ज्ञान की परंपरा अत्यंत व्यापक है। गहन, विचारशील और विशिष्ट काव्य शिल्प के कारण उनकी कविता एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब हुई। आज़ाद भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं और विद्रूपताओं का चित्रण उन्होंने काव्य के माध्यम से किया। साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षाएं मुक्तिबोध की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी कविताओं में बिंब और प्रतीक बहुत प्रयुक्त हुए हैं और फैंटेसी के शिल्प का उपयोग भी उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से ही प्राय लंबी कविताओं की रचना की है। इसलिए वे फैंटेसी के कवि के रूप में ख्यात हुए हैं। यहाँ पर हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में उनकी 3 कविताएं संकलित हैं जो आपको टेक्स्ट के रूप में पढ़नी है, जिनमें से व्याख्याएं आएंगी, पाठ विश्लेषण आएंगे। और वो 3 कविताएं हैं। सबसे पहले उसमें हम बबूल कविता की बात करें। बबूल कविता, जैसा कि शीर्षक से ही विदित हो रहा है, बबूल, जिसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में शेखावाटी में कीकर कहते हैं, ये एक कांटों भरा वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जिसके बहुत सारे कांटे हैं। कीकर का नाम लेते ही या बबूल का नाम लेते ही कांटों का ध्यान आता है, लेकिन कवि ने उन कांटों में सौंदर्य खोजा है। उस कांटेदार वृक्ष के सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। अब यहां बबूल कौन है? बबूल है वो सामान्य मनुष्य, वो सामान्य मनुष्य जिसको कोई महत्व नहीं दिया जाता समाज में। उस व्यक्ति को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। बबूल, हम जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। जब लू चलती हैं, बहुत अधिक गर्मियां होती हैं या शीतलहर चलती हैं, तो बबूल के अंदर वो जीवन शक्ति है जिसके सहारे वो विपरीत मौसम में भी खड़ा रहता है, फलता फूलता है, जलता नहीं है। इस बबूल में यहाँ पर मुक्तिबोध को वो सामान्य व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो सर्वहारा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो सामान्य जन दिखाई दे रहा है जो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता रहता है, लेकिन जीने की इच्छा को नहीं छोड़ता है। और यही उस सर्वहारा वर्ग की बहुत बड़ी सुंदरता है। उसकी संघर्ष को यहाँ पर सलाम किया है, सैल्यूट किया है कवि ने। बहुत ही अच्छी कविता है बबूल, और जिसमें वर्ग भेद को उभारने की कोशिश की है, शोषक और शोषित वर्ग को सामने लाने की कोशिश की है। दूसरी जो कविता है उनकी, वो है उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। उन्हें यानी हमें नहीं,
हमें युद्ध की बात नहीं करनी है, हमें युद्ध से दूर रहना है। यहाँ इशारा उन देशों की तरफ है, उन पूंजीवादी देशों की तरफ है जो हर समय ललचाई नज़रों से दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति रखते हैं और जो युद्ध करना चाहते हैं। या फिर उन आतंकवादी देशों की यहाँ पर बात हो सकती है तत्कालीन संदर्भ में। वैसे उस समय इस तरह का कोई देश नहीं था। आज हम हमारे पड़ोसी देश की बात भी कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं इस कविता के माध्यम से। लेकिन हमारी जो विशेषता है शांति बनाए रखना, उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, यानी वो युद्ध की ही बात करेंगे, उनकी मानसिकता में युद्ध ही है, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी है। हमें हर परिस्थिति में शांति स्थापना करनी है, क्योंकि शांति का संदेश भारत ने पूरे विश्व को सिखाया है। तो हमें उन देशों की ओर ध्यान ही नहीं करना है जो युद्ध की बातें करते हैं या युद्ध के लिए लालायित रहते हैं। हमें तो हमारी वही कोशिश करनी चाहिए जिसके द्वारा हम शांति की स्थापना कर सकें। बहुत ही सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि भारत की वो विशेषता जो विश्व में खोजे हुए भी दूसरे देश में नहीं मिलेगी, कि हम विश्व में पूरे वसुदैव कुटुंबकम वाली विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और विश्व में हम शांति की हर समय कामना करते हैं, हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं। और तीसरी और अंतिम कविता इनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है, जन जन का चेहरा एक। ये कविता मानव जाति की एकता और समानता को स्थापित करती है और मानव मात्र में आपस में संदेश कायम करने की बात करती है कि हम आपस में किस तरह से संदेश बनाए रखें। वे कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। यानी हो चाहे कहीं का रहने वाला, लेकिन आखिर तो वो मनुष्य है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूल एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष। तो ये 3 कविताएं मुक्तिबोध के हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, समाहित हैं। कुल मिलाकर हम गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए कह सकते हैं कि वो बहुत ही अलग प्रकार के और अंतर्मुखी कवि हैं, जो जीवन की विषमताओं की मार के कारण और इतने जटिल व्यक्तित्व के साथ तैयार हुए कि उनका जो जीवन का जो प्रभाव है वो इनकी कविताओं पर भी आ गया। धन्यवाद।